न्यूज नशा, आदत हर खबर की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को गोवा में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने नेताओं और अपनी पार्टी की तारीफ की तो वहीं उसे आगाह भी किया। नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी अलग सोच वाली पार्टी है और यही कारण है कि वह लगातार जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने भगवा दल को अतीत में कांग्रेस की गलतियों को दोहराने से बचने की भी बात कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अतीत में कई गलतियां की जिसकी वजह से उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। अगर यही गलती हम भी करते हैं तो फिर उनके सत्ता से जाने और हमारे आने को कोई भी मतलब नहीं रह जाता। करीब 40 मिनट के भाषण में नितिन गडकरी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने बीजेपी को अलग सोच वाली पार्टी बताया था। उन्होंने कहा, आडवाणी जी कहते थे कि हम अलग सोच वाले हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हम अन्य राजनीतिक दलों से कितने अलग हैं। हमें यह जानना चाहिए कि राजनीति के जरिए सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सकता है। नितिन गडकरी ने अपने भाषण के दौरान जाति आधारित राजनीति के चलन की आलोचना करते हुए कहा, जो करेगा जात की बात उसे पड़ेगी कसकर लात। वो बोले, मैंने व्यक्तिगत तौर पर जातिगत चलन पर न चलने का निर्णय लिया है और जाति आधारित राजनीति में नहीं पड़ूंगा। गडकरी ने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके मूल्यों से होती है, जाति से नहीं। गोवा की राजधानी पणजी के निकट बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सदानंद तनावड़े, राज्य के सीएम प्रमोद सावंत समेत अन्य नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में नितिन गडकरी ने पार्टी नेताओं से हर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का भी आग्रह किया। चर्चा है कि इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनावों में सत्ता बरकरार रखने के लिए रणनीति पर भी खासी चर्चा की गई। हमारे देश के भविष्य के बारे में हम सब लोग सोचते हैं और हम सब की विजन यह है कि हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने। हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बने। हमारा देश भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ऐसी इकोनॉमी और ऐसा प्रशासन, और जिसको महात्मा गांधी जी रामराज्य कहते थे या महाराष्ट्र में हम शिवशाही कहते हैं, ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो, ऐसा हम सबको लगता है। कोई चीज जब लगती है और जब वो पटती है तो वो कैसी होती है, इसका भी चिंतन, अध्ययन और प्लानिंग करना उतना ही आवश्यक होता है। वर्ल्ड में अभी जो चर्चा हो रही है वो एक विषय की बहुत ज्यादा हो रही है, वो है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सर्वे पे सुखेन संतु, सर्वे संतु निरामया। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती मेरा भला करो, मेरा कल्याण करो, ये नहीं कहती। वो कहती है विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। यानी हम लोग सब समाज के प्रति ये भाव रखते हैं और इसलिए आने वाले समय में हमारे विकास के लिए जो महत्वपूर्ण 3 बातें हैं, उसमें से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके लिए समाज को और व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा और समाज के द्वारा और परिवार के द्वारा जो संस्कार होते हैं उसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसा कहा जाता है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। तो हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमें जीवन भर कहीं ना कहीं सीखने के लिए मिलता है। हमारी एसोसिएशंस, हमारी टीम, हमारा प्रोफेशन, ये हमें लगातार सिखाते रहता है। और इतना ही नहीं कि जब प्रैक्टिकल जीवन में हम डे टू डे जब काम करते हैं, उससे भी बहुत सी चीजें हम आत्मसात करते हैं। और ये सब जब आत्मसात करते हैं तो उसका परिणाम व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होता है और व्यक्तित्व धीरे धीरे बहुत गुणवत्तापूर्ण होता है। और जब गुणवत्तापूर्ण व्यक्तित्व होता है, उसका कर्तृत्व, नेतृत्व, वक्तृत्व, प्रेजेंटेशन, चिंतन, तब उसके पर्सनैलिटी का वैल्यूएशन होता है। और जब वैल्यूएशन अच्छा होता है तो समाज में उसका मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग ये जो सीए बने हो, तो मामूली आदमी सीए नहीं बन सकता।
आपका अध्ययन, आपके परिश्रम और उसके साथ आपकी मेहनत और आपका सबसे बड़ा यानी नॉलेज, इसके आधार पर, आपकी गुणवत्ता के आधार पर आपको ये डिग्री मिलती है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आज समाज में इसको मान्यता है। समाज में इसलिए मान्यता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में चार्टर अकाउंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। और इसलिए आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत बनाना है और हिंदुस्तान को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर वर्ल्ड की बनानी है तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बैंक्स इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था से रिलेटेड डिपार्टमेंट से उनका महत्व है, और दूसरा हमारे इकोनॉमी में काम करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रीनर्स हैं, जो इंडस्ट्री में, सोशल सेक्टर में या हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में जो अलग अलग काम करते हैं, उनको फाइनेंशियल विजन और डिसिप्लिन सिखाने का काम आपका है। जब प्रोजेक्ट बनता है तो आप लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस होता ही है, पर इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में टेक्नोलॉजी और मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, चारों बातें आप देखते हैं। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं तो बोलते इतनी डिमांड है, इतना सप्लाई होगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो आप जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसके आधार पर फिर वो लोग काम करते हैं और जिससे उनके प्रोजेक्ट में सफलता मिलती है। तो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक सोच को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सेलरेट करने का काम जो होता है वो चार्टर अकाउंटेंट जो है वो ज्यादातर करते हैं। केवल लोगों का जीएसटी और इनकम टैक्स तक का आपका संबंध नहीं है। तो ये जो फाइनेंशियल विजन है ये उन एंटरप्रेन्योर को और इंडस्ट्री को देने का काम आपके द्वारा होता है। और ये जो सक्सेस स्टोरी होती है उसमें आपकी कैपेबिलिटी, जितना इम्पोर्टेंट नॉलेज है उतना ही इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका अप्रोच, आपकी पॉजिटिविटी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि आज हमारे देश में हम एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में बहुत निगलेक्ट हुआ है। 65% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी केवल 12% जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। और उस समय ये 12% से अगर 25% तक ले जाना होगा तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अरे भैया, अध्यक्ष मुझे बोल रहे थे कि ये वृद्धाश्रम, गौशाला और ये सबको एक करना चाहिए। मैंने उनको कहा कि आप लोग निकालिए। अभी जैसे मैं गौशाला वालों को कहता हूं कि ये सेवा का काम नहीं है, ये प्रॉफिट का काम है। देखो, हमारे देश में पोल्ट्री फार्म है, गोट फार्म है, काऊ फार्म नहीं है। अभी एक विषय पर मैं अनेक सालों से काम कर रहा हूं कि हमारी 1952 में हमारी एक गाय ब्राजील गई थी, गिर जात की, और वो वहां 60 लीटर दूध दे रही है। 4-5 साल पहले ब्राजील के लोग भी मुझे मिले थे, तब मैंने भारत सरकार के अधिकारियों को ये कहा था कि ये हमारी भारतीय नस्ल है, तो हम इसमें काम करें। उसमें से एक बात निकल कर आई कि ये 60 लीटर दूध देने वाली जो देशी गाय थी, वो गाय को। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको